डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स की, जिसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने अभिक्रिया के वेग को विस्तार से डिस्कस किया था। अब हम इससे आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग के अनुसार तीव्र और मंद अभिक्रियाएँ या अभिक्रियाओं को बांटा गया है तीव्र और मंद अभिक्रियाओं में। तीव्र अभिक्रियाएँ जो बहुत तेज़ी से हों, पलक झपकते ही हो जाएँ, क्षण भर में हो जाएँ, यानी जिनकी गति को हम मेज़र ना कर सकें एक्सपेरिमेंटली, इस तरह की अभिक्रियाएँ तीव्र अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएँ हैं वो तीव्र अभिक्रियाएँ ही होती हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि अभिक्रियाओं का वेग इतना, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इतना तीव्र होता है कि वे तत्क्षण अर्थात 10⁻³ सेकंड में ही हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएँ तीव्र अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। प्रायोगिक विधि द्वारा तीव्र अभिक्रियाओं का वेग निर्धारण संभव नहीं है। सामान्यतः आयनिक अभिक्रियाएँ तीव्र अभिक्रियाएँ होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएँ जिनमें आयन एक दूसरे से परिवर्तित हों, जैसे यहाँ NaOH और HCl का उदाहरण लिया गया है, जिसमें ये Cl Na के साथ चला जाता है और OH इस H के साथ मिलकर जल बना देता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अति मंद अभिक्रियाएँ, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, यानी बहुत धीरे से चलने वाली अभिक्रियाएँ। ये अभिक्रियाएँ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जो 1 दिन 2 दिन या बहुत सारे घंटे रखने के बाद भी उनमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाता है, मेजरेबल जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पाता। इस तरह की अभिक्रिया अति मंद अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, यदि लोहे की कोई रॉड है, उसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहे तो वायु के ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इस जंग लगने की गति को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी स्लो होती है रिएक्शन। तो इन अभिक्रियाओं को प्रायोगिक विधि द्वारा इनका जो वेग है उनका निर्धारण भी हम नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार की हमारे पास अभिक्रियाएं मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। देखिए, तीव्र तथा मंद अभिक्रियाओं के मध्य कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो मंद गति से होती हैं तथा उनका वेग साधारण प्रायोगिक विधियों द्वारा सरलता से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अभी आपने इससे पहले 2 अभिक्रियाएं पढ़ी, एक तीव्र अभिक्रियाएं और एक अति मंद अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं का वेग, जो मंद अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं का वेग इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच में होता है। और ये पूरा चैप्टर रासायनिक जो बलगतिकी है, इन्हीं अभिक्रियाओं के वेग के निर्धारण में खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इन अभिक्रियाओं को समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं ये आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी अणु से मिलकर ये बनी होती हैं। साधारणतः इन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि जो अभिकारक अणु हैं वे उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक अणुओं के जो बंध हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूटते हैं और उत्पादों में ये बंध बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ NH4NO2 है, ये N2 और H2 में टूट जाता है। मतलब ये बंध पहले टूटेंगे और फिर इन नाइट्रोजन और जल के मध्य नए बंधों का निर्माण होगा। तो इस तरह की अभिक्रियाएँ कैसे अभिक्रियाएँ हैं? ये स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रियाएँ हैं। चलिए, इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने अभिक्रियाओं के वेग को पढ़ा था। यहाँ मैंने फिर से उसको रिवाइज़ किया है जिससे आपका रिवीजन हो सके कि अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यानी आपके पास यदि कोई अभिक्रिया है तो किसी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता घटेगी अभिक्रिया के दौरान और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो अब इनकी सांद्रताओं में इकाई समय में जो भी परिवर्तन होगा वह अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण केवल अभिकारक करें या केवल उत्पाद करें। यदि एक से अधिक अभिकारक हैं या एक से अधिक उत्पाद भी हैं तो वे भी अलग अलग अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी अभिकारक मिलकर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे। चलिए, जैसे अब यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है R=P, जहाँ R क्या है? अभिकारक है और P क्या है? आपके पास उत्पाद है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के वेग को यदि आप देखें तो दूसरे पेन को देख लेते हैं। यहाँ पर यदि आप अभिक्रिया के वेग को देखें तो आप पाएंगे -ΔR/ΔT +ΔP/ΔT। ये ΔR क्या है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है और ΔT समय में परिवर्तन है। इसी प्रकार से उत्पाद जो है इसके
पी उत्पाद जो है यहाँ पर इसका, इसमें डेल्टा पी जो है ये उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है अपॉन डेल्टा टी। तो दूसरे प्रकार का जो ये तो था औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये दूसरा जो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ताक्षणिक रेट है, जो कुछ एक निश्चित समय पर होने वाला जो परिवर्तन है। यहाँ पर जो डेल्टा की जगह केवल डी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन पे कोई कंफ्यूज होने वाली स्थिति नहीं है। इससे पहले वीडियो को आप ढंग से देख लें तो दोनों अभिक्रियाओं के वेग का अंतर आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये अभिक्रिया दी गई है A=B। यहाँ देखें तो इस अभिक्रिया में यदि आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे T=0 पर सांद्रता A मोल और B की हो गई हमारी 0, और T सेकेंड पर, ठीक है। इसमें से x मोल चले गए x के, तो इसकी सांद्रता कम होगी, ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, x मोल। तो A-x रह गई, बचे कितने B के मोल, x मोल। यहाँ B के मोल 0 क्यों है, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद होता ही नहीं है, केवल अभिकारक होता है। तो अभिक्रिया का जो औसत वेग है यदि वो हम ज्ञात करें तो अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होगा अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ये सांद्र जो लिखा हुआ है ये सांद्रता है, इसे सांद्रता कर लीजिएगा। परिवर्तन या सांद्रता में कमी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। यदि उत्पाद की फॉर्म में लिखेंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय भी आप ले सकते हैं अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, x/t हो गया, क्योंकि x क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले a थी, अब उसमें कमी आ गई है x की, यानी परिवर्तन कितना हुआ, x हुआ। तो रेट इक्वल टू x/t हो गया। अब माना t समय पश्चात अति सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी -dCA होती है। उसकी सांद्रता में कमी कितनी हो गई, dCA हो गई। तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि dCB हो तो कमी के लिए हम यहाँ माइनस लगाते हैं और वृद्धि के लिए प्लस लगाते हैं, अन्यथा इस प्लस और माइनस का इससे अलग कोई और महत्व नहीं है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है इसलिए अभिकारक की सांद्रता के साथ माइनस लिया जाता है। बस इसका तात्पर्य इतना है, जिससे कि अभिक्रिया का वेग धनात्मक आ सके। तो अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या आएगा निकल के, देखिए अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग यदि आप देखें तो ये आएगा निकल के, यानी ये अभिकारक के उसमें -dCA/dt और ये उत्पाद के रेफरेंस में प्लस dCB/dt। तो ये कौन सा वेग था हमारा, तो ये कौन सा वेग था हमारा, ये ताक्षणिक वेग था। अब इस ताक्षणिक वेग को आप औसत वेग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यदि हम देखें ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ये किसके रेफरेंस में, अभिकारक में है। अभिकारक कौन था, A। तो A के विघटन की दर, यानी A टूट रहा है जब जाके B बनना है। तो विघटन तो हम लिखेंगे A के विघटन की दर -dCA/dt। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये A के विघटन की दर है। और यदि B के रेफरेंस में अभिक्रिया के वेग की बात करें तो B के बनने की दर या B के निर्माण की दर, यानी dCB/dt। तो जो औसत वेग है वो प्लस ΔB/ΔT होगा, और ये जो पहले वाला ये ताक्षणिक वेग है और ये आपका औसत वेग है। अभिक्रिया का वेग नियम, रेट लॉ। देखिए प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों के सांद्रण में संबंध स्थापित करने वाली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। यानी कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो दर है, उसकी जो गति है वो उसके जो सांद्रता है ना उसके समानुपाती होती है, ठीक है। सांद्रता की घात n के समानुपाती होती है। तो R=K अभिकारकों सांद्रण की पावर n, जहाँ n अभिक्रिया की कोटि है। ये जो कोटि वाला शब्द यहाँ आया है, ये जो अभिकारकों के सांद्रण पे जो घात आई है प्रायोगिक रूप से, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अभिकारक अणुओं की सांद्रता, सबसे पहली चीज़ है कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता के कम या ज़्यादा होने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है अभिकारक प्रारंभ में केवल अभिकारक होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होती चली जाती है। तो होता क्या है कि अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा, और समय बीतने के साथ साथ
सांद्रता में कमी आएगी और अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा। कारण अभिक्रिया का वेग किसके द्वारा निर्धारित होता है? वो अभिकारक अणुओं के बीच में जो प्रभावी टक्कर होती है, जो कि उत्पाद में परिवर्तित होती है, उसके द्वारा अभिक्रिया का वेग का निर्धारण होता है। तो जितने ज़्यादा सांद्रता अभिकारक की होगी उतनी ही ज़्यादा प्रभावी टक्करों की संख्या होगी, अतः अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। दूसरा आपका ताप का प्रभाव है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सामान्य सी बात है, जब हम किसी की ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, उनके अभिकारक अणुओं के मध्य की जो ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनके जो कॉलिजन्स होंगे, जो टक्कर होंगे, जो प्रभावी टक्कर होंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। इसके बाद नंबर आता है उत्प्रेरक का। देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसकी गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के प्रारंभ में जैसा होता है अंत तक भी वैसा ही रहता है, उसका अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये जो उत्प्रेरक है, मान लीजिए अब घटाने वाली बात करें कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की बात करें। अब मान लिया एक रास्ता था, यहाँ से आपको जारचा जाना है, दादरी जाना है, तो आप एक बार जारचा जाएंगे, जारचा से फिर दादरी की तरफ मूव करेंगे। एक रास्ता हो सकता है एयर के माध्यम से कि यहाँ से आप सीधे चले जाएं, तो वो शॉर्ट पड़ेगा। तो उत्प्रेरक जो होता है वो एक नया मार्ग बनाता है जिसमें हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। जैसे आप यहाँ इस तरह समझ सकते हैं, ये कोई अभिक्रिया है, इस किसी अभिक्रिया को उत्पादन बनने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए साधारण अवस्था में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज होने में। ठीक है, ये एनर्जी ग्राफ है, इधर क्या है, ऊर्जा है। अब यदि हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर लें तो एनर्जी ग्राफ इतना रह जाता है, और उत्प्रेरक के लिए जो ऊर्जा है वो यहाँ से यहाँ तक रह जाती है। तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनके जो ऊर्जा का जो ग्राफ है वो छोटा रह जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा EA का मान कम कर देता है, जिससे सक्रियण अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब ये सक्रियण ऊर्जा यहाँ शब्द आया है, चलिए इसको यहाँ समझा ही देता हूँ मैं। ये आपके पास अभिकारक है, रिएक्टेंट है, इसे एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक ऊर्जा इसे देनी पड़ेगी, जब जाकर ये उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो ये जो ऊर्जा है ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा से ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। अच्छा, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा, मान लीजिए एनर्जी का ग्राफ था है, और तो उनकी ऊर्जा पहले से ही अभिकारक की यहाँ से शुरू हो रही है, तो यहाँ से इन्हें यहाँ तक जो ऊर्जा दी गई है शून्य से स्टार्ट नहीं होगी, ऊर्जा जो बीच में हमने दी गई है यही एक्टिवेशन एनर्जी है। और यदि हम बिल्कुल ग्राफ को यहाँ से बात करें तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, ये सक्रियण ऊर्जा होती है यहाँ की, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। चलिए इस ग्राफ को तो आगे बहुत डिस्कस करना है हमें। तो ये क्या काम करता है, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आगे आपका अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, अभिकारक की सतह जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया उतनी ही आसान हो जाएगी और तीव्र गति से होगी वहाँ सतह पर। तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़े कैसे? आपने यदि कोई अभिकारक ले लिया, उसमें उसको मोटे मोटे डले ले लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा। यदि उन्हीं डलों को आप पीस दें, ठीक है, यदि उसी अमाउंट को आप पीस दें तो उसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे, जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अभिक्रिया के लिए बढ़ जाएगा और अभिक्रिया की जो गति है वो तीव्र हो जाएगी। इसके बाद नंबर 5 आता है प्रकाश। वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर दहली ऊर्जा तल को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, उनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में उनकी ऊर्जा जो है वो दहली तल को छू लेता है। दहली तल मतलब वो निम्न ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में उन अभिक्रियाओं की गति बढ़ जाती है। आगे आपका अभिकारक अणुओं की प्रकृति। देखिए, अभिक्रिया जैसे 2NO + O2 = 2NO2, समान ताप एवं सांद्रण पर अभिक्रिया CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O की अपेक्षा अधिक तेज होती है। यानी पहले वाली जो अभिक्रिया है NO2 वाली, ये समान ताप और सांद्रण पर तेज हो रही है, जबकि CH4 वाली मंद हो रही है।
क्योंकि प्रथम अभिक्रिया में केवल NO बंध का वियोजन हो रहा है तथा द्वितीय अभिक्रिया में 4 CH बंधों का वियोजन हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे बंध टूटेंगे, ठीक है, चारों बंध टूटेंगे जब जाके CO2 बनेगा, यानी CH4 के जो चारों बंध हैं ये पहले टूटेंगे, जब जाके ये जो CH4 है ये कायम बदलेगी, CO2 में बदलेगी, नए बंधों का निर्माण होगा। लेकिन उससे पहले तो ये पुराने बंध तोड़ने पड़ेंगे, तो CO2 में ज़्यादा बंध तोड़ने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये भिन्न कारक थे जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। इसके बाद फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।